Hello students, welcome to your social science class with Geeta Batra. Today we would continue with our next part of understanding democracy part 2. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया है रूल ऑफ द पीपल, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में सिटीजन्स डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से डिसीजन लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर कर इलेक्ट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट में बैठते हैं और लोगों के बिहाफ पे लॉज बनाते हैं, काम करते हैं लोगों के लिए। आज के टाइम में, आज की दुनिया में मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो तरह की फर्दर डिवाइड होती है। फर्स्ट फॉर्म इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द अदर इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अपनी पावर लेजिस्लेचर से लेता है, मतलब गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, दे आर आंसरेबल टू हिम, टू द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर यूजुअली मेजॉरिटी पार्टी का होता है या कोलिशन पार्टी का लीडर होता है। अब कोलिशन पार्टी क्या होती है? कोलिशन पार्टी क्या होता है? जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं और रूल करती हैं। अब इंडिया जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसमें दो हाउसेस होते हैं। जैसे इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब लोकसभा उनसे क्वेश्चन कर सकती है, उनसे पूछ सकती है। जब तक गवर्नमेंट लोकसभा का कॉन्फिडेंस इंजॉय करती है, सपोर्ट इंजॉय करती है, तब तक गवर्नमेंट चलती है। जब गवर्नमेंट लोकसभा का कॉन्फिडेंस खो देती है या सपोर्ट खो देती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट फॉर्मल या नॉमिनल हेड कहलाता है, मतलब ही इज इन पावर बट इट इज ओनली द पावर्स ही हैव इज ओनली फॉर नेम से, केवल नाम मात्र की पावर्स होती है उनके में। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नो डाउट, बट प्रेसिडेंट स्टेट का केवल हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को हेड करता है, गवर्नमेंट को लीड करता है, वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडिया, जर्मनी, यूके, कनाडा सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। अब आप जो पिक्चर स्लाइड पे देख रहे हैं वो हमारे न्यू पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया के पास है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब टू हाउसेस। एक है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। अब ये हाउस डायरेक्टली इलेक्ट होता है, मींस हम जब वोट करते हैं और पार्लियामेंट के लिए में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, मींस वी आर डायरेक्टली वोटिंग एंड इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा। अब
यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पिक्चर है स्लाइड पे, ग्रीन कलर इज शोइंग, द वन इन ग्रीन शोज दिस इज द पिक्चर ऑफ द लोकसभा, और जो दूसरी पिक्चर है वो राज्यसभा की है। राज्यसभा में रेड कलर का कारपेट होता है। अब राज्यसभा जो है उसका दूसरा नाम अपर हाउस है, हाउस ऑफ द स्टेट्स है। अब इन दोनों हाउसेस में लोकसभा इज मोर पावरफुल दैन द राज्यसभा, बिकॉज लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो राज्यसभा होती है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है। मीन्स स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं एंड दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द राज्यसभा। Now we will discuss the role of the Prime Minister and the President. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब वो गवर्नमेंट चलाता है, उसके पास ज़्यादा पावर्स होती है, वो डे टू डे डिसीजंस लेता है, वो कंट्री को कैसे चलाना है डिसाइड करता है। वहीं प्रेसिडेंट जो होता है वो फॉर्मल हेड है, मतलब सेरिमोनियल है, मीन्स ही हैज पावर्स ओनली फॉर नेम सेक, ही डजंट हैव मेनी पावर्स, बहुत लिमिटेड पावर्स होती हैं। एंड ये प्रेसिडेंट जो होते हैं दे रिप्रेजेंट द कंट्री और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस ले सकते हैं। बट अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, then the prime minister is more powerful because he is directly elected by the people. वहाँ की जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, इसलिए वो कम पावरफुल है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, अब आती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पर। इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंप्लीटली अलग अलग होते हैं। प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव और वो डायरेक्टली लोगों से उनको पावर मिलती है, मींस ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंट सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, मींस जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब जो है तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करते हैं। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जैसे इंडिया में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर में, बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और ना ही वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेचर को। सो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। साथ ही चेक्स और बैलेंस का सिस्टम होता है, जिससे कि एक ऑर्गन अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकती। एक ऑर्गन अगर कोई अपनी पावर्स को मिसयूज करने की कोशिश करेगी तो कुछ चेक कर लेती है, द अदर ऑर्गन विल कीप अ चेक ऑन इट। नाउ वील डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूएसए है, ब्राजील है और श्रीलंका जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। अब इन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। बट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये ज़रूरी नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट है वो सेम पार्टी का हो, अलग अलग पार्टीज के भी हो सकते हैं। अब डेमोक्रेसी के अलावा भी कुछ ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी। अब मोनार्की जो होती है, मोनार्की में
एक पर्सन रूल करता है, यूजुअली द किंग और द क्वीन। पावर्स हेरिडिटरी होती हैं, मतलब जेनरेशन से जेनरेशन ट्रांसफर होती रहती हैं। एक किंग मरता है तो उसका बेटा या बेटी किंग या क्वीन बनते हैं। अब मोनार्की भी दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। मोनार्की हेरिडिटरी होती है, वो मिलिट्री, लॉ मेकिंग और जुडिशरी सब कंट्रोल करता है। मींस ऑल जुडिशियल पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स सब मोनार्क के हाथ में होती है। एग्जाम्पल ऑफ monarchy is Saudi Arabia, and then the other type of monarchy is constitutional monarchy. अब constitutional monarchy में क्या होता है कि monarch होता है but he is just the ceremonial head, means he doesn't have many powers, बहुत ही limited powers होती हैं। real powers जो होती हैं that is in the hand of the elected representatives, और जैसे वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं। डिक्टेटरशिप में पावर्स एक पर्सन या एक छोटे ग्रुप के पास होती है। गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता। ऑपोजिशन को सप्रेस करा जाता है, किसी के पास कोई फ्रीडम नहीं होती। जनरली पुअर और वीक लोगों को सप्रेस करा जाता है, मतलब दबाया जाता है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सद्दाम हुसैन इन इराक। इसमें रूल एब्सोल्यूट जो पावर्स थी, अथॉरिटी थी, दैट वाज एंजॉयड बाय सद्दाम हुसैन। लोगों के पास कोई फ्रीडम्स नहीं थी, अपोजिशन अलाउड ही नहीं था। मींस जो किंग कहता था, जो सद्दाम हुसैन कहता था, वो सबको मानना पड़ता था। अब यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं, वो पिक्चर दिखा रही है जब यूएस ने इन्वेड करा था इराक को, तो एक सद्दाम हुसैन की बहुत बड़ी सी स्टैचू थी बगदाद फिरदौस स्क्वायर में। इसको डिस्ट्रॉय करा इराकी सिविलियंस ने with the US state mariners. This is showing that the Iraqi civilians were not happy with Saddam Hussein, who was a military dictator. Theocracy. Theocracy में गवर्नमेंट रिलीजन के बेसिस पे चलती है। एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईरान, जहाँ इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलीजियस कंट्रोल भी होता है। मींस रिलीजन सब कुछ कंट्रोल करती है, गवर्नेंस भी। अब डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया में से तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है? व्हाई इट इज सो पॉपुलर? फर्स्टली बिकॉज डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों को इक्वालिटी मिलती है, पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, हम अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड में 3 ऐसी इवेंट्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को ग्रेटली प्रमोट करा है। वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, डीकॉलोनाइजेशन क्या होती है? जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर था, फिर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, मीन्स इंडिया now which was a British colony is now decolonized। अब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए हैं, वो फ्री कंट्री हो गया है। और थर्ड इवेंट है जब सोवियत यूनियन जो है कोलैप्स हुआ या डिसइंटीग्रेट हुआ। अब 3 इवेंट्स दैट हैव प्रमोटेड डेमोक्रेसी is the World War II, decolonization, and the third event is सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ, जब डिसइंटीग्रेट हुआ। इन तीनों इवेंट्स ने डेमोक्रेसी को ग्रेटली प्रमोट करा है, पुश करा है, एंड टुडे इट इज द मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसमें भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, सो देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर।
अब जो रिच लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में डोमिनेट करते हैं, मनी का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, मनी पावर इज इन्फ्लुएंशियल। अब इलेक्शंस में क्योंकि जिनके पास मनी होती है वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, और इलेक्शंस जीतने के बाद जो पॉलिसीज बनाती है वो गवर्नमेंट, वो जिन्होंने उनको मनी मॉनेटरीली सपोर्ट कराता है उनके फेवर में बनाती है। कभी कभी पावरफुल लोग सिस्टम को डोमिनेट करने लगते हैं। और एक और बड़ा चैलेंज है करप्शन का, इनएफिशिएंसी का। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी आर वाइडली सीन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ डेमोक्रेसी जो है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस, वो फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी दुनिया में एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग। व्हाई दे आर फॉलोइंग? बिकॉज डेमोक्रेसी में ही लोगों को फ्रीडम मिलता है, इक्वालिटी मिलती है, जस्टिस मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। हम भी चाहें तो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। ये सब हम मोनार्की या डिक्टेटरशिप या थ्योरोक्रेसी में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। सो दैट मीन्स at least we have the right to change the government, we have the right to protest, we have the right to form the government, हम आवाज़ उठा सकते हैं, we have freedom of speech। ये सब possible है only and only in democracy. So democracy is very important. अब डेमोक्रेसी जो है वो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, स्पेशली इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ पर इतने चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी इन और बाकी सिस्टम्स से बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज हमें डेमोक्रेसी में फ्रीडम मिलता है, इक्वालिटी मिलती है, जस्टिस को वैल्यू करते हैं हम डेमोक्रेसी में, और इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डेमोक्रेसी को जस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना समझें। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। अगर हम वोट करते हुए सोच समझकर वोट डालें, जस्ट बिकॉज दूसरे जने इस जने को वोट दे रहे हैं तो हम उसको जस्ट फॉलो करके वोट ना डालें। वी शुड थिंक, वी शुड एनालाइज and then we should vote। क्योंकि अगर हम डेडिकेटेड लीडर्स को इलेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट भी डेडिकेटेड होगी, गवर्नमेंट भी अच्छी होगी। तो अगर हम डेमोक्रेसी में रॉन्ग लीडर्स को इलेक्ट करें तो डेमोक्रेसी की तो कोई गलती नहीं है ना, इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज जो ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर इज़ कि हम सोच समझ के अपने लीडर्स को इलेक्ट करें। अच्छे लीडर्स को इलेक्ट करेंगे तो अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, दैट मीन्स the more the welfare of the people will be more satisfied, there'll be peace, there'll be prosperity in the country। तो जरूरी है कि हम गुड ऑनेस्ट लोगों को वोट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल गीता